हेलो एवरीवन, इक्शिता रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आज का हमारा विषय है इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स। आप यकीन मानिए, यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से निश्चित तौर पर 1 से 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए अपने इस खास और उपयोगी सत्र की शुरुआत करते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर के योगदान पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्तमान समय में भारत का टूरिज्म सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 5 से 6% का योगदान देता है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक यह योगदान बढ़कर 10% तक पहुंच जाए। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार अनुमानित रूप से $32 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। यानी टूरिज्म सेक्टर आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए अब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल सकल जीएसटी संग्रह ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? आपके पास 4 विकल्प है। 1. 20.8 लाख करोड़ रुपए, 2. 22.8 लाख करोड़ रुपए, 3. 19.47 लाख करोड़ रुपए, 4. 23.50 लाख करोड़ रुपए। कुछ समय लेकर सोचिए। अब हम लोग अपना आंसर्स जानते हैं। सही उत्तर है विकल्प 2, 22 जीएसटी संग्रह अब तक का सबसे अधिक वार्षिक जीएसटी संग्रह है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी जिसने 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार मूल्य मार्केट कैपिटलाइजेशन पार किया? आपके पास 4 विकल्प हैं। 1. एप्पल, 2. माइक्रोसॉफ्ट, 3. एनवीडिया। थोड़ा सोचिए। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझते हैं। जुलाई 2025 में अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया ने इतिहास रचते हुए 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का मार्केट कैप पार किया। यह उपलब्धि मुख्य रूप से एआई चिप्स और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज की वैश्विक मांग में तेजी के कारण संभव हुई। एनवीडिया ने न सिर्फ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा, बल्कि तकनीकी क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के बढ़ते उपयोग से एनवीडिया आने वाले वर्षों में और भी बड़ी छलांग लगा सकती है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है विकल्प 3, एनवीडिया। अब हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई से सितंबर तिमाही 2025-26 के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की ब्याज दर कितनी घोषित की गई है? आपके पास 4 विकल्प है। 1. 7.4%, 2. 8.2%, 3. 7.5%, 4. 7.1%। जरा सोचिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। जुलाई सितंबर तिमाही 2025-26 के लिए भारत सरकार ने पीपीएफ की ब्याज दर को 7.1% निर्धारित किया है। पीपीएफ एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश योजना है जिसमें सरकार गारंटीड रिटर्न देती है और इस पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। इस बदलाव के साथ निवेशकों को थोड़ा अधिक ब्याज लाभ मिलेगा, जो सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए एक सकारात्मक खबर है। इस तरह हमारा सही आंसर विकल्प 4, 7.1%। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया? आपके पास 4 विकल्प है। 1. 1.66 लाख करोड़ रुपए, 1. 1.76 लाख करोड़ रुपए, 1. 1.86 लाख करोड़ रुपए। थोड़ा समझते हैं। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा, जो उस समय का अब तक का सबसे अधिक मासिक जीएसटी कलेक्शन था। यह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में काफी अधिक है और इसका मुख्य कारण त्योहारी सीजन में खपत में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में मजबूती और टैक्स कंप्लायंस में सुधार रहा। इस तरह सही आंसर्स है विकल्प 4, 8.96 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक
भारत की 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की है? आपके पास 4 विकल्प हैं। 1 6.2%, 2 6.5%, 3 6.8%, 4 7%। इस बात को नीचे समझ ली। विश्व बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% लगाया है। इस अनुमान के पीछे मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचा निवेश में वृद्धि और सेवा क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन जैसे कारण शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और मौसम संबंधी जोखिम आगे की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह सही आंसर है विकल्प 2 6.5%। अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 2025 को भारत का कुल जीएसटी संग्रह कितना रहा? आपके पास 4 विकल्प हैं। 1 1.64 लाख करोड़ रुपए, 2 1.74 लाख करोड़ रुपए, 1.84 लाख करोड़ रुपए, 1.94 लाख करोड़ रुपए। थोड़ा सोचिए, तब तक कुछ जानकारी कर लेते हैं। 8 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी माह का कुल जीएसटी संग्रह 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा। यह पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इस बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण है उच्च उपभोग और व्यावसायिक गतिविधियां, टैक्स कलेक्शन में तकनीकी सुधार, त्योहारी सीजन का असर। इससे स्पष्ट होता है कि जीएसटी संग्रह में लगातार मजबूती बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। तो सही आंसर विकल्प सी 1.84 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम किसके सम्मान में रखा है? आपके पास 4 विकल्प है। 1 रतन टाटा, 2 धीरूभाई अंबानी, 3 नारायण मूर्ति, 4 जेआरडी टाटा। तो समझते हैं, असम सरकार ने अपने आगामी इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम उद्योगपति रतन टाटा के सम्मान में रखा है। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक है, जिन्होंने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। असम सरकार का मानना है कि रतन टाटा के योगदान और नैतिक व्यावसायिक मूल्यों से प्रेरणा लेकर यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी नवाचार, इनोवेशन और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगी। तो सही उत्तर है विकल्प 1 रतन टाटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 रेलवे कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है? आपके पास 4 विकल्प है। 1 रेलवे विकास निगम और कोच फैक्ट्री, 2 आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, भारत रेलवे और कोल इंडिया, 4 रितेश और रेल तेल। तो अब हम लोग समझते हैं, हाल ही में आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। इस दर्जे से इन कंपनियों को बड़े निवेश और परियोजनाओं पर स्वतः निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता, वैश्विक स्तर पर विस्तार और साझेदारी के अवसर, सरकारी नियंत्रण में रहते हुए भी अधिक लचीलापन। नवरत्न का दर्जा उन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन और लाभप्रदता बनाए रखती हैं। तो सही उत्तर है विकल्प 2 आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमूल को भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में कौन सा स्थान मिला है? आपके पास 4 विकल्प है। 1 पहला स्थान, 2 दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो समझते हैं, हाल ही में जारी ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में अमूल को भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। अमूल की यह उपलब्धि उसके वितरण नेटवर्क, विश्वसनीय गुणवत्ता और ग्रामीण से शहरी बाजार तक गहरी पहुंच का नतीजा है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेज़न, दूसरे स्थान पर फ्लिपकार्ट है। तो सही उत्तर है विकल्प 3 तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के एरी इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आपके पास 4 विकल्प हैं। 1 असम, 2 नागालैंड, 4 मेघालय। समझते हैं कि हाल ही में मेघालय के 2 पारंपरिक उत्पाद एरी इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। एरी सिल्क को पीस सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसके उत्पादन में रेशम के कीड़ों को मारे बिना धागा निकाला जाता है। खासी हैंडलूम मेघालय की पारंपरिक बुनाई कला का प्रतीक है,
जिसमें स्थानीय डिजाइन और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को वैश्विक पहचान, नकली उत्पादों से सुरक्षा और स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। तो सही उत्तर है विकल्प 4, मेघालय। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर ग्रोथ रेट के लिए उनक्टाड का अनुमान क्या है? आपके पास 4 विकल्प हैं। 1 6.2%, 2 6.5%, 4 6.9%। तो समझते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन उनक्टाड ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत घरेलू उपभोग, बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, ये कारक भारत की आर्थिक गति को बनाए रखेंगे। हालांकि उनक्टाड ने यह भी उल्लेख किया है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भविष्य की वृद्धि दर पर असर डाल सकते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प 2, 6.5%। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट कितना रहा? आपके पास 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 18,000 करोड़ रुपए, 2 20,000 करोड़ रुपए, 3 23,622 करोड़ रुपए, 4 25,500 करोड़ रुपए। तो समझते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने रक्षा निर्यात का लक्ष्य 23,622 करोड़ रुपए रखा है। इसका उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना, भारतीय रक्षा उपकरणों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा, रक्षा उत्पादन से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, नई रक्षा उत्पादन नीतियां लागू की जा रही है और मित्र देशों को हथियार व उपकरणों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो सही उत्तर है विकल्प 3, 23,622 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, वारंगल चपाटा मिर्च। वारंगल चपाटा मिर्च को हाल ही में किस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई है? आपके पास 4 विकल्प है। ए FSSAI सर्टिफिकेशन, बी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, सी GI टैग, डी एक्सपोर्ट क्वालिटी मार्क। तो समझते हैं वारंगल चपाटा मिर्च तेलंगाना के वारंगल जिले की एक विशेष किस्म की लाल मिर्च है जो अपनी तीव्र लाल रंगत, अनोखे स्वाद और लंबे शेल्फ लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का अर्थ है किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान और विशिष्टता को कानूनी मान्यता मिलना। यह टैग मिलने के बाद उत्पाद की नकल रोकने में मदद मिलती है, किसानों को ब्रांड वैल्यू का लाभ मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के अवसर बढ़ते हैं। वारंगल चपाटा मिर्च को 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे यह अब तेलंगाना की आधिकारिक पहचान वाले कृषि उत्पादों में शामिल हो गई है। तो सही आंसर है सी GI टैग। अगला प्रश्न है, सऊद दागरी ब्लॉक प्रिंट को हाल ही में GI टैग किस राज्य में मिला है? आपके पास 4 विकल्प हैं। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो समझते हैं सऊद दागरी ब्लॉक प्रिंट गुजरात की एक पारंपरिक हस्तकला तकनीक है जिसमें हाथ से लकड़ी के ब्लॉक की मदद से कपड़ों पर डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। इस तकनीक की खासियत प्राकृतिक रंगों का उपयोग, पारंपरिक ज्यामितीय और फूल पत्तियों के डिजाइन और कपड़ों की लंबी टिकाऊ क्वालिटी। GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का अर्थ है किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक उत्पत्ति और विशिष्टता के आधार पर कानूनी मान्यता देना। GI टैग मिलने से स्थानीय कारीगरों की पहचान बढ़ती है, नकली उत्पादों पर रोक लगती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात की संभावना बढ़ जाती है। सऊद दागरी ब्लॉक प्रिंट को 2025 में GI टैग मिला है, जिससे ये गुजरात की विशेष हस्तकला पहचान के रूप में दर्ज हो गया है। तो सही आंसर है 2 गुजरात। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को कितने वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी है? आपके 4 विकल्प हैं। ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष।
तो समझते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन 7 वर्षों के लिए लागू रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है 1. भारत में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ मेटल्स की खोज और खनन को बढ़ावा देना। 2. इन खनिजों पर विदेशी निर्भरता को घटाना। 3. इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल और हाईटेक उद्योगों के लिए स्थिर सप्लाई चेन तैयार करना। महत्व: आने वाले वर्षों में इन खनिजों की मांग कई गुना बढ़ने वाली है। मिशन से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। तो सही उत्तर है विकल्प बी, 7 वर्ष। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना